टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से दौरा ना करने की हिदायत के बावजूद पेशावर का दौरा किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आजम को खत लिखा था जिसमें कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद वजीर आजम हलकों का दौरा नहीं कर सकते। खत में यह भी कहा गया कि दौरा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम के तर्जुमान और मावन खुसूसी शहबाज गिल का कहना यह है कि वजीर आजम पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो इंतजामी मामलात के लिए किसी भी हिस्से का दौरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद वजीर आजम का ये दौरा करने का फैसला क्या दुरुस्त फैसला है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती ज्वाइन क्या है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने, बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हिदायत की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि दौरा नहीं करना, लेकिन वजीर आजम साहब ने यह दौरा किया। आपके ख्याल में क्या वजीर ये दौरा इतना अहम था जो उन्होंने करना था और इलेक्शन कमीशन की हिदायत को नजरअंदाज भी किया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंतजामी नुक्ता निगाह से तो वजीर आजम पूरे पाकिस्तान में जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं, उनको इस मामले में रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर जाके वहां पे कोई उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हो, जहां उन्होंने कोई असरअंदाज होने का किया है या कैंपेनिंग के मामले में मुआवनत की है, तो फिर उनके खिलाफ बिल्कुल लीगल एक्शन होना चाहिए। इस मामले में बिल्कुल एक जगह पे ये अब आपकी बात दुरुस्त है कि वो इलेक्शन कमीशन ने उनको मना किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको उनकी इंतजामी जिम्मेदारियों से मना नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन उनको मना यही कर सकता है कि आप कोई किसी भी कैंपेन में या किसी इलेक्शन की ऐसे काम में जो कि इलेक्शन को आप इन्फ्लुएंस कर सकें किसी चीज से, उधर आप नहीं जा सकते, वो काम नहीं आप कर सकेंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस चीज का जायजा ले ले, देख ले। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई वहां पे जाके ऐसा काम किया है जिससे लगे कि इलेक्शन के ऊपर कोई असरअंदाज होने की कोशिश की है, तो बिल्कुल फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, फिर उसमें तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगता यही है कि ये इंतजामी नौयत का दौरा था, ये इस किस्म का नहीं था जिससे कि इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया गया। ठीक है, बतूल राजपूत, आपके ख्याल में वजीर आजम ने ये दौरा करके क्या अच्छी मिसाल कायम की है? शाइस्ता, मुझे तो लगता है कि बेसिक इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इंतज़ामी अमूर की नौयत का दौरा नहीं था। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो सेहत के हवाले से एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जा रहे थे और एक सियासी लीडर की हैसियत से जा रहे थे, एक PTI के हलके में जा रहे थे। तो ये सारा बहुत सियासी और पॉलिटिक्स इसमें आपको नज़र आएगी। और इलेक्शन से पहले आप जाएं तो बिल्कुल इसका तासुर यही जाता है, उनकी नीयत ये नहीं भी होती होगी, तो ये तासुर यही जाता है कि ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कैंपेनिंग। आप इसको बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट कह सकते हैं, बराह रास्त नहीं कह सकते, लेकिन ये बिल्कुल कैंपेनिंग के ज़ुमरे में आता है। और प्राइमरीली अगर आपको मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप दौरा नहीं करें अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी है, तो दौरा नहीं करना चाहिए था। और अगर प्राइम मिनिस्टर ही या कोई और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लॉ को सीरियसली नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल है हम में से कोई भी नहीं लेगा। ठीक, जुनैरा, जिस तरह से बतूल ने कहा कि बराह रास्त ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैंपेनिंग ही थी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, डॉन की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि ये पहले से प्लान था उनका जो दौरा है, और वी ऑल नो कि प्राइम मिनिस्टर की जो इंगेजमेंट्स होती हैं वो काफ़ी पहले से प्लान की जाती हैं, कोई आउट ऑफ द ब्लू तो प्लान होती नहीं है। तो अगर तो ये प्लान था और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, तो फिर उनको मालूम होगा ये किस किस्म की तकरीब है या किस किस्म की एक्टिविटी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर उनकी बात सुने गवर्नमेंट की, तो वो कहते हैं कि जी ये गवर्नर हाउस के अंदर तकरीब हो रही है, हम किसी पब्लिक कैंपेनिंग में हल्कों में नहीं जा रहे या कोई जलसा नहीं कर रहे या इट्स नॉट अ प्रोसेशन। तो बात दोनों की ठीक लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स वी वुड हैव टू गो बाय द लॉ।
अब मेरे ख्याल है इसको माइनर उसमें देखना पड़ेगा कि लॉ क्या कहता है कि क्या वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत अगर गवर्नर हाउस में जाके पहले से डिटर्मिन्ड चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं तो वो भी इसी में कंसिडर होगा कि ये वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट का या वो एक सेपरेट मैटर है। आई थिंक इतनी डिटेल मुझे मालूम नहीं है, तो इट इज़ येट टू बी सीन। और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा जैसे देखना चाहिए। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, इलेक्शन कमीशन ने मना किया जाने से, लेकिन वजीर आजम साहब गए। अब आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या लड़ाई बढ़ सकती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक दोहरा मयार है। एक तरफ इस हुकूमत का ये बयानिया है कि इदारों का एहतराम होना चाहिए, और वो अपोजिशन को ये टारगेट करती है कि वो इदारों का एहतराम नहीं करती। दूसरी तरफ ये हुकूमत मुसलसल इलेक्शन कमीशन को डिफाई भी करती है और उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करती है, और फिर उसकी हुक्म अदूली भी करती है, और फिर उसको जस्टिफाई भी करती है, और फिर जहाँ फंसने लगे वहाँ माफ़ी भी मांग लेती है। मैं समझता हूँ एज़ प्राइम मिनिस्टर अगर उन्हें एक इदारे ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो सिविलाइज्ड नेशन में जिस मगरब की जमहूरियत का वो हमें दर्स देते हैं उसके तहत तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रेंड्स को देखा जाए तो यहाँ सभी वायलेट करते हैं, अपोजिशन भी वायलेट करती है। कोई इलेक्शन के नज़दीक जब हीट अप होता है लोग चले जाते हैं। अब हमने लाहौर में देखा, राजा परवेज़ अशरफ साहब को 50,000 जुर्माना हुआ, अली परवेज़ मलिक साहब को जुर्माना हो गया। लोग जुर्माने अदा करते हैं लेकिन सीट जाने नहीं देते हैं, और उनका ख्याल होता है कि कैंपेन जो इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई फ़ाइन वाइन होगा तो वो बर्दाश्त कर लेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो इलेक्शन कमीशन को अपनी रिट जो है वो मनवाने के लिए बहुत सख्ती करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के कानून और उसके रूल्स का मजाक उड़ेगा तो इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ेगा। अगर कोई भी उन्हें डिफाई करे, अपोजिशन से करे, गवर्नमेंट से करे, सज़ा यकसा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए कोई तराजू है और किसी के लिए कोई तराजू है। इसलिए जो भी वो अपने बैरोमीटर्स तय करते हैं, अगर उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को 50,000 जुर्माना किया है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी 50,000 जुर्माना होगा, और अगर सख्त सज़ा देनी है तो अपोजिशन को भी और हुकूमत दोनों को देनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी बात मनवाने के लिए, असरटेन करने के लिए सख्ती करनी चाहिए, और अपनी बात जो उनको नहीं मानता है उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए। इस तरह इंतखाबी कवायद का और इंतखाबी अमल का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, मना करने के बावजूद वजीर आजम का दौरा पेशावर, जैसा कि मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, क्या वाकई? देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं बिल्कुल, कि अगर तो वजीर आजम का दौरा ये पहले से ही तय होते हैं इस किस्म के दौरे, और उनकी कोई भी कंपेन से उनका ताल्लुक नहीं था। लेकिन बात यह कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इदारों की मजबूती की बात करते हैं तो एक गुड जेस्चर में ये कह सकते थे कि ये दौरा मेरा पहले से अरेंज था, मैं किसी इंतखाबी मुहिम पे नहीं जा रहा। लेकिन लिहाजा क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और उसने यहाँ पे इलेक्शंस कराने हैं, तो लिहाजा मैं इस दौरे को कैंसिल करता हूँ। और इससे ये होता है कि दूसरे लोग भी इस बात को फॉलो करते और इस इदारे की बात को अहमियत देते। जब वज़ीर आज़म इस इदारे की बात को अहमियत नहीं देंगे तो फिर हम दूसरे लोगों से क्या तवक्को रख सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो जांच पड़ताल करके कोई इस किस्म का ऑर्डर जारी किया जाए। अभी तक जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे सेनेट के इलेक्शन में पैसे बांटते हुए उनकी वीडियो आई थी, उसके फैसले का उन्होंने क्या किया। ये अभी पिछले दिनों लाहौर में जो NA 133 के इलेक्शंस थे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में 2-2 हज़ार रुपये बांट के तो शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे थे, उनके फैसले क्या किए गए। तो इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई रिट नहीं है जिसके ऊपर जोर चलता है, वो जोर चला देते हैं और उसके बाद जो काम उनके करने वाले हैं वो शायद नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरह आपने सवाल किया तो उसमें मेरा जवाब यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं जाना चाहिए था, ताकि इदारे की जो है वो एक रिट जो है वो साबित हो जाती। जी ठीक है, यानी आपके ख्याल में भी प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं जाना चाहिए था और गुड जेस्चर के तौर पर ये बेहतर हो जाता कि अगर वो एक बयान दे देते पहले से ही ये दौरा जो है वो तयशुदा था। नाज़रीन, सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन जमातों ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए कमर कस ली है।
वफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कायल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक लंदन पहुंच गए हैं, जहां पर वो 25 से ज्यादा हुकूमती अराकीन की मशरूत हिमायत से आगाह करेंगे। अयाज सादिक ने लंदन रवानगी से कबल हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अराकीन से भी मुलाकातें की। नवाज शरीफ की तरफ से गो हेड मिलने की सूरत में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सवाल यह है कि क्या आने वाले हालात हुकूमत के लिए कोई नया चैलेंज ला रहे हैं? मुजम्मिल साहब, अभी कल तक तो हम मार्च की बातें कर रहे थे, जो ये नया दाव पेच सामने आया है क्या रंग लाएगा? मेरे ख्याल में जब मार्च होगा तो फिर पार्लियामेंट में भी तो कुछ होगा ना, जब क्योंकि सिर्फ सड़कों पे तो नहीं होगा, पार्लियामेंट में भी कुछ होगा। तो जब पार्लियामेंट में उस वक्त नो कॉन्फिडेंस आने का वो बेस्ट टाइम होगा जब सड़कों पर मार्च हो रहा होगा। मेरे ख्याल में ये दोनों इकट्ठे ही प्लान एग्जीक्यूट होंगे, मार्च का और अदम एतमाद का, और पहले मरकज़ में होगा, पहले पंजाब में नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि पंजाब में बाद में ट्राई किया जाए, पहले जो भी ट्राई करनी है वो मरकज़ में की जाए। और उसके लिए पिछले दिनों MQM से भी बात हुई है, मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग काफ से भी राब्ते हो रहे हैं। जब तक कोई हुकूमती इत्तेहादी जमात वाज़े तौर पर टूट कर साथ नहीं आती अपोजिशन के, अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। या तो जहांगीर तरीन ग्रुप ओपनली अनाउंस करे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक ओपनली अनाउंस नहीं किया। ये ठीक है कि जहांगीर तरीन साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पिछले दिनों मिले हैं और उस मुलाकात की काफ़ी गूंज है, लेकिन फिर भी अभी उसका कोई वाज़ेह ऐलान नहीं है कि उनके साथ जो MNAs हैं वो आगे क्या लाहेमल बनाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगे PTI ने उन्हें टिकट नहीं देना। इस कदर बगावत के बाद इमरान खान उन्हें अगली टिकट तो राजा रियाज को और बाकी जो उनके MNAs हैं उनको नहीं देंगे, लिहाजा उन सब ने आगे कहीं से टिकट तो लेना है, इलेक्शन लड़ना है। अकेले तरीन साहब उन सब को लेकर कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं तो पार्क और लैंड उन्होंने होना है। वो मुस्लिम लीग नून में होंगे, पीपल्स पार्टी में होंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले नो कॉन्फिडेंस ऑन द कार्ड्स होगी, और मैं मार्च में ही देखता हूँ नो कॉन्फिडेंस को, उससे पहले नहीं। ठीक, जैन साहब, जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने कहा कि सड़कों पर मार्च और पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस, आपके ख्याल में ऑपोजिशन पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून की यही प्लानिंग है? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ेह नहीं। अगर आप उनकी कहने की बात यह है कि कंफ्यूजन लगता है। अगर आप उनकी 2-4 महीने पहले की बात सुने तो मरियम ने ये कहा था कि स्टेज के ऊपर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करना वो मुनासिब नहीं, इस वजह से कि इनको बहाना मिल जाएगा कि जी हमें निकाला, इसलिए परफॉर्मेंस हमारी पूरी तरह देखी नहीं जा सकती। अगर वाकई ये नो कॉन्फिडेंस के लिए सीरियस थे तो फिर पीपल्स पार्टी तो पहले इनको कह रही थी, और पंजाब में हो सकता था नो कॉन्फिडेंस ये करवा लेते, फिर बाद में पार्लियामेंट में भी आ जाते। लेकिन लगता यही है कि ये दिखाते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और करते हैं। ये बहुत अरसा ये इस तरह की बातें चलती रही, लेकिन अंदर कोई गेम और है। मेरा अपना अंदाजा है कि आज PMLN को बुजदार सूट करता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और ये इलेक्शन में, मेन इलेक्शन में उस पर कैपिटलाइज कर सकेंगे। इनकी पोजीशन अच्छी है पंजाब में, PMLN की पोजीशन खासी स्ट्रांग है, और अगला इलेक्शन जो है अगर वो जीते तो वो ज्यादा एक देर पा विक्ट्री होगी। चाहे जाए कि आप मार्च में जाएं और उसके बाद करें, और उसकी भी जमानत नहीं कि वो कामयाबी आपको मिले या ना मिले, क्योंकि पहले तो नहीं मिलती रही इनको कामयाबी। जितनी दफा भी इन्होंने एफर्ट की है वो नाकाम रही है। फिर ये भी अंदाजा नहीं कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ पंजाब में हटाना तो काम नहीं बनेगा इनका। तो ये वो चीजें हैं जो कि लगता ये है कि ये करने की बातें तो बहुत कुछ हैं, ना पहले इन्होंने कोई कारकर्दगी करके दिखाई है, ना अब दिखाई है, ना अब तवक्को है मुझे उनसे। तो कंफ्यूजन सा नजर आता है, जहां ये कुछ करना भी चाहते हैं, करने की पोजीशन में भी नहीं है, पूरी तरह यकीन नहीं। ये नवाज शरीफ साहब के हिसाब में डाल दिया, जहां जाके वो वहां बात करेंगे जो यहाँ से टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती थी। इसमें ड्रामेबाजी ज्यादा लगती है और मटेरियल कम नजर आता है, कि जहां ये समझा जाए कि बड़े सीरियस हैं इस मामले में, कि वाकई ये हुकूमत को हटाना चाहते हैं। नाकामियां पहले भी इनके पल्ले हैं और आगे भी लगता है कि अपनी नाइत्तफाकी और कंफ्यूजन की वजह से ये चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जुनैरा, जिस तरह से बात की जा रही है, और अगर तो कायद मुस्लिम लीग नून ने गो अहेड दे दिया तो इन हाउस तब्दीली पर इत्तफाक हो गया, तो क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का साथ देगी?
देखिए देयर आर टू मैनी डिस्क्रिपेंसीज। एक तो ये कि अयाज सादिक साहब को लंदन जाके मनाने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ जूम पे हो रहा है, ख़िताब भी हो रहे हैं, इजलास भी हो रहे हैं, वहाँ जाके वो कौन सी ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे या कौन सी ऐसी बात करेंगे जो यहाँ से नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि उनको मनाने वाला कौन है ऐसा, उनकी तो एक अपनी राय है और वो बड़ी स्टबन है और वो शुरू दिन से एक ही चली आ रही है। उसमें क्या ऐसा चेंज आया होगा कि वो पहले नहीं मान रहे थे और अब मान रहे हैं। फिर जिस तरह पहले मरीम नवाज़ समझती थी कि हमने पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनने देना उनकी गवर्नमेंट गिरा के, फिर उस बयानिए का भी क्या हुआ, फिर क्या अभी क्या नई स्ट्रैटेजी आ गई है। फिर हमने ये भी सुना कि गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है खुद ही गिर जाएगी, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी लगा है कि कमज़ोर है फिर भी नहीं गिर रही तो ख़ुद कुछ करना पड़ेगा। तो इतने इफ्स एंड बट्स हैं कि आपको कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। उसके बाद आप लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों चीज़ें देखें गुज़श्ता कुछ दिनों की, जिसमें NA 133 का इलेक्शन भी था और अदरवाइज़ भी जरदारी साहब ने जो बातें की हैं और जो पहले कुछ PDM के इजलासों में डायरेक्टली जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ के दरमियान हो चुकी हैं, उन बातों को याद कर लें। उसके बाद अभी भी पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर आप सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है वहाँ से स्टार्ट लें तो इट्स अ ईजियर वे, पहले वहाँ से आप स्टार्ट करें उसके बाद असद कैसर पे आएँ। तो तजावीज़ तो बहुत देती है पीपल्स पार्टी, लेकिन नून लीग या तो उस पर टाल मटोल कर देती है या फिर एक नया फार्मूला लेके आ जाती। बाकी रह गई कि ये चीज़, इस चीज़ का वेट करना कि गवर्नमेंट से लोग टूट के आके हमारे साथ मिलें फिर हम करेंगी, तो ये तो दिस इज़ टू ईजी अ पेनी। ऐसे मौके का इंतज़ार वो करता है जिसके पास अपनी कोई गेम नहीं होती प्ले करने के लिए या अपना कोई रिजॉर्ट नहीं होता दिखाने के लिए। सो आई थिंक ये सिर्फ बातें हैं रिलेटिव रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए, और स्ट्रैटेजी मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आती। फजलुर रहमान साहब भी मायूस नज़र आते हैं, तो इसी तरह 2 साल गुजर जाएंगे आई थिंक। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला हुआ तो क्या हुकूमत इसे नाकाम बना पाएगी? जी बिल्कुल। अगर तो आप मरकज़ की बात कर रही हैं तो आपने देखा था कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था और यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ से जीत गए थे अनएक्सपेक्टेडली, तो उसके फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और उनको भरपूर तरीके से जो पहले वोट मिले थे तकरीबन उतने ही वोट मिले थे उनको। और फिर ये मैं कहता हूँ कि अपोजिशन की बेल बुंडे चढ़ते मुझे तो नज़र नहीं आती। इनको खुद डिसाइड नहीं हो रहा है कि इन्होंने करना क्या है। इन्होंने आज महंगाई बढ़ी हुई है और 4 महीने बाद की इन्होंने जो है वो डेट दी है लॉन्ग मार्च की। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि शायद वहाँ गए हैं बात करने के लिए लंदन, मेरे ख्याल से तो वो क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए गए हैं, लेकिन बहाना उन्होंने बेगम से यही बनाया होगा कि मैं मियाँ साहब से बात करने जा रहा हूँ। तो बात यह है कि इनको जब इजलासों में बात होती है वो वहाँ वीडियो लिंक्स के साथ यहाँ पे खिताब भी करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहाँ से बैठ के भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो अदम एतमाद लाने वाली बात है ये कहीं पे भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनके साथ लोग नहीं हैं, इनके अपने अंदर बहुत बड़ी डिवीजन है इस वक्त। और दूसरी तरफ देखें कि अगर चौथे साल में जाके आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो उसका एडवांटेज किसे मिलेगा? उसका एडवांटेज तो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो वही बात है कि अभी तक अपोजिशन कोई ऐसा काम नहीं कर सकी जिसकी वजह से हुकूमत को कोई टफ टाइम मिले। आप देख लें सेनेट में अगर वो कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश भी की एक दफ़ा, वहाँ पे भी उनको, हालांकि उनके अपने नंबर ज़्यादा थे लेकिन उनको नाकामी हुई। बाकी तो उनके पास नंबर ही पूरी कहीं पे भी नहीं है, ना पंजाब में पूरे हैं ना मरकज़ में पूरे हैं। और अगर ये कोशिश करेंगे भी तो हुकूमत अपने तौर पर कोशिश करेगी, तो अगर उसमें अपोजिशन नाकाम हो जाती है तो वो तो फिर जिस तरह PDM इस वक्त नाकाम चल रही है, ना उनके जलसे हो रहे हैं ना उनके कोई फैसले सामने आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अपोजिशन को बड़ी हजीमत उठानी पड़ेगी और अपने कारकुनों की और अपने लीडर्स की वो जो इस वक्त एनर्जी है वो इन कामों पे यूज़ करने की बजाय अगर वो 2023 के इलेक्शन में अपनी एनर्जी यूज़ करें तो वो शायद उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बातें लाके वो हुकूमत को बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई कमज़ोर कर सकते हैं या दचका दे सकते हैं। जी ठीक है बतूल, आप क्या कहेंगी? आपके ख्याल में क्या अगले साल हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है? दीगर मुश्किलात में ज़रूर इजाफा हो सकता है, लेकिन उन मुश्किलात में बिल्कुल इजाफा नहीं होगा जो PDM क्रिएट कर सके, क्योंकि PDM एज अ ब्रांड तो फेल हो चुकी है। पहली बात तो इनमें आपस में इत्तफाक नहीं है, और जो भी तबका बार बार नवाज शरीफ से एक्सपेक्ट करता है कि वो अंदर से चाहते हैं कि कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाए, तो वो अंदर से नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग उनसे मिलते हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ इस गवर्नमेंट का जो मलबा है नाकामी का वो अपने ऊपर नहीं लाना चाहते। बाकी जो चीज़ें हैं वो सियासत हो रही हैं,
और जहाँ तक है नो कॉन्फिडेंस का या तहरीक अदम एतमाद का, तो उससे तो गवर्नमेंट पहले भी बचती रही है। कभी लोग एब्सेंट हो जाते हैं या कभी 11 से 14 वोट्स आ जाते हैं, तो उसका कभी भी इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़तरा नहीं रहेगा। अगर पीडीएम ने काम करके दिखाना था तो ये टीएलपी पे काम करते, उस पर अपोजिशन शो करते, जो सानिया सियालकोट हुआ इस तरह के इश्यूज़ पे सड़कों पे आके इस पे अपना होमवर्क दिखाते, इकोनॉमी पे दिखाते। फिर जैसे नसीम ने भी कहा है कि 2023 के इलेक्शंस के बारे में बात करते, ईवीएम्स पे बात करते, तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट ओरिएंटेड अपोजिशन नहीं है, पॉलिटिकिंग कर रहे हैं और बहुत ही भोंडी पॉलिटिकिंग कर रहे हैं। ठीक, मुजम्मिल साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने नो कॉन्फिडेंस करना है तो हुकूमत के नंबरों में से कोई नंबर टूट के आपके पास आएगा तो आप करेंगे ना। ये दलील तो कोई दलील नहीं कि जी आप हुकूमत के बंदे टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं तो लिहाजा आपका कोई गेम प्लान नहीं है। भाई अगर आपने न्यूमेरिकली कोई नो कॉन्फिडेंस कामयाब करनी है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट का कोई ना कोई विंग टूट के आपके साथ आएगा तो वो न्यूमेरिकली कामयाब हो सकती है। अगर ऑपोजिशन के नंबर वैसे ही ज़्यादा हों तो वो हुकूमत ही ना बना लें। हुकूमत तो तभी टूटेगी जब हुकूमत के कोई हलीफ टूट के ऑपोजिशन के साथ आएंगे। चूँकि अदम एतमाद जो है वो शो ऑफ हैंड से होती है, ओपन डिवीजन है, और उसमें अगर किसी ग्रुप ने टूट के आना है तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह तो नहीं है सीक्रेट बैलेट। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक हुकूमत का कोई एक विंग काफ लीग, MQM या तरीन या ये टूट के एक नहीं आता तब तक अदम एतमाद नहीं है। इन तीनों से बातचीत जारी है, तरीन साहब से सबसे एडवांस स्टेज पे जारी है क्योंकि वो अपोजिशन से मिल रहे हैं ओपनली, MQM भी मिल रही है, तो इसलिए जिससे भी तय हो जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का पहला मौक़िफ़ था अदम एतमाद ना लाने का वो 3 साल तक था, लेकिन मेरा ख्याल है अब नाकामी इतनी ब्रांड हो चुकी है कि अब ये इस दलील में भी वज़न नहीं रहा कि जी अगर इस हुकूमत को अब हटा दिया गया तो ये हुकूमत कोई शहीद बन जाएगी। वो स्टेज 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक थी कि हमें टाइम मिलेगा। 4 साल में लोगों ने देख लिया कि हुकूमत ने क्या करना है। अब सबको पता है कि अगले 1 साल में भी कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा जाएंगे भी तो शहीद नहीं होंगे और रहेंगे भी तो शहीद नहीं होंगे। ठीक है, बहरहाल ऑपोजिशन हुकूमत के लिए कोई नया चैलेंज ला या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम इमरान खान ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने दावा किया कि यहाँ दीगर ममालिक के मुकाबले में महंगाई नहीं है, हम दुनिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुल्कगीर सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस दौर में साबिका हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है। अब इन हकाइक के बाद सवाल यह है कि वजीर आजम और अवामी राय में इतना फर्क क्यों है? जुनैरा, होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत महंगाई का सद्देबाब करती ही, लेकिन इसके बाद देख रहे हैं कि हुकूमत महंगाई का दफा कर रही है। क्यों? एक तो ये जो परसेप्शन इंडेक्स की आपने बात की है, ये एनुअल होता है, और अगर ये एनुअल होता है तो उसमें अगर इन्होंने 4 शहर सिर्फ सिलेक्ट किए हैं 4 सूबों में से, और 1600 का इन्होंने पैटर्न उठाया है, डेटा उठाया है या सैंपल कह लें जिसे, तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से इन्होंने रिसर्च किया है। लेकिन बहरहाल उसको साइड पे कर दें तो भी मुझे नहीं समझ आ रही कि किस डिनाइल में है वज़ीर आज़म, और क्या उनके ऐसे कह देने से लोग मान लेंगे कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। फिर आप किन ममालिक से आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या साउथ एशिया कंट्रीज़, तो वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा महंगाई, सारे वेरिएबल्स हमारे सबसे ऊपर जा रहे हैं। उसके अलावा ये कि अगर वो डिनाइल में नहीं भी हैं और वो समझते हैं कि इस तरीके से मैं डिफेंड कर सकता हूँ इस महंगाई को और इस सारी सिचुएशन को, तो बहुत ही मेरे ख्याल है उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो
पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं। लोगों को एक तरफ जाके पेशावर में कह रहे हैं कि हम आपको ये जो कार्ड दे रहे हैं इससे 30 रुपये सस्ती सब्ज़ी मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी। अगर आप पहले ऑलरेडी सब कुछ सस्ता दे रहे हैं तो फिर ये कार्ड देने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरे ख्याल है ये रवैया इमरान खान का, उन्हें भी समझ आ गई है, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। जो कुछ IMF को लिख के दे आए हैं या जो कुछ हो गया है अभी उसका रिवर्सल कोई नहीं है। एटलीस्ट इनकी गवर्नमेंट में क्या, जो आने वाले लोग होंगे, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कैसे इन चीज़ों को रोल बैक करेगी। सो इट्स नॉट इवन अ डिनायल। ये तो बहुत ही अजीब बात है कि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। रादर जनरल साहब, अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं एक तरफ, दूसरी जानिब वजीर आजम साहब हैं वो ये कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है। आखिर अवाम और वजीर आजम साहब की राय में इतना फर्क क्यों है आपके ख्याल में? देखिए, ये पहले दिन से ही राग अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है और बाकी भी चीजें महंगी नहीं हैं। हुकूमत उसको कन्वर्शन रेट पे देखती है, जो कि दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं कि उनका डॉलर नजरी उनकी करेंसी, और वो ठीक है, उसमें कुछ फर्क है कि पाकिस्तान में चीजें कंपैरेटिवली सस्ती नजर आती हैं, पेट्रोल वगैरह। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में आमदन तो लोगों की वो नहीं है जो दूसरे मुल्कों की। अगर आप उसको रिलेट करें कि महंगाई बढ़ी और क्या वाकई हुकूमत ने वेजेस भी लोगों की उस तरह बढ़ाई, तो फिर तो आपको नजर आएगा कि वेजेस नहीं बढ़ी, लिहाजा महंगाई बहुत है। उस लिहाज से महंगाई कहीं ज्यादा है इंसान की अपनी कुव्वत खरीद को अगर सामने रखा जाए। फिर इसको अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले वक्तों से, तो जो महंगाई होती रही है वो एक इवनली, आप देखिए कि एक ट्रेंड नजर आता है कि इतने % महंगाई, और जब भी कभी एस्टिमेट बनते हैं तो आप उसमें एक एवरेज पिछले कुछ सालों की लगा के तो वर्कआउट कर लेते हैं कि आगे महंगाई ये आएगी। लेकिन अगर आज ये इस दौर का देखा जाए तो वो कोई रिलेशनशिप नहीं बनती, ये बहुत ज्यादा महंगाई है उसके मुकाबले में। डबल इफेक्ट है, एक तो नेचुरली महंगाई है जो कि जो चीजों की कीमतें वैसे बढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉलर ने हशर किया है उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। इंपोर्टेड चीजें आपको कहीं की कहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सस्ती हैं। अगर डॉलर जो है वो 54 रुपए गेन किया उसने, रुपये ने 54 रुपये लूज किया है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो कि इंपोर्टेड आइटम्स की वजह से, जैसे पेट्रोल वगैरह है, उसको पाकिस्तानी रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को इसमें जरा सोच के बात करनी चाहिए। ये एक स्वीपिंग सी स्टेटमेंट है कि यहाँ सस्ती चीजें हैं, यहाँ सस्ती नहीं है। जो लोगों का अगर ये ख्याल है कि वजीर आजम कोई, मेरा ख्याल है किसी के कहने पे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है नहीं। ये हुकूमत को अपना एक लॉजिक होता है, हर हुकूमत अपने तौर पे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, और ये वही तिफल तसल्लियां हैं, वरना महंगाई तो आपको सबको नजर आती है। सही, ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, वजीर आजम साहब की तरफ से ऐसे बयानात से अवाम को क्या पैगाम जाता है? आवाम को तो उनके जख्मों के ऊपर नमक के तौर पे काम करते हैं इस किस्म के बयानात, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। मैं, आप, जनरल साहब, कोई भी इससे नहीं बचा हुआ। तो गरीब तबका आप सोचें जिनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं होती, उनको तो बिल्कुल ही वो पिस के रह गए। और उसमें इस किस्म के बयानात आने, तो ये आप देखें कि कॉलो फेल में कितना बड़ा तजाद है कि जब अपोजिशन में थे इमरान खान, तो यही जब पेट्रोल बढ़ता था तो उसको प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बताते थे, बिजली के बिल बढ़ते थे तो उनको जला देने की बात करते थे। तो ये उस वक्त, इसका मतलब है कि उस वक्त तो फिर पाकिस्तान में और भी पेट्रोल और बाकी चीज़ें दुनिया के तनाजुर में अगर देखी जाए तो फिर बहुत सस्ती थी। उस हिसाब से तो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। इनको कोई सोच जो है ना, इनकी समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को चलाना कैसे। जैसे पहले भी हमने हमेशा डिस्कस किया, पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की कि इस हुकूमत का असल मसला गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। जिस तरह पहले असद उमर कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर करते थे और बताते थे कि इस चीज़ को इस तरह कर लिया जाए और अगर इस चीज़ को इस तरह कर लिया जाए तो बड़ी बेहतरी आ जाएगी, वो तो हमें फ्रंट पे नज़र ही नहीं आती। अब रजा बाकिर जैसे लोग जो है वो स्टेट बैंक को संभाल रहे हैं, तो मामला इनके बस में नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरह गवर्नेंस करनी है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया की भी बात करते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी ममालिक हैं वो कोई ना कोई इकदाम ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है। तो इस तरह ये कार्ड बांटने, राशन कार्ड बांटने, ये कोई मसले का हल नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, उसके अलावा टैक्स कलेक्शन बढ़े, जिसकी वजह से आप
कुछ सब्सिडी दें। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि ज़रा सी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी होर्डिंग शुरू हो जाती है। इन्होंने आज तक किसे पकड़ा है? इन्होंने सिर्फ कमेटियां बनाई हैं, ना शुगर माफिया को पकड़ सके, ना आटा माफिया को पकड़ सके, ना स्मगलर्स को पकड़ सके। ये हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर देते हैं कि फ़लाँ चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। तो भाई जब आप हुकूमत में बैठे हुए हैं तो आपका काम है इन तमाम चीज़ों को रोकना। आप जब अपोजिशन में थे तो कहते थे मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, तो अब इस माफिया को आप पकड़े। महंगाई तो हो रही है लेकिन उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनके ऊपर हुकूमत को जोर देने की और गौर करने की इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए अगले इलेक्शन में जाके अवाम का सामना करना बड़ा मुश्किलात पैदा कर देगा। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, खान साहब को क्यों लगता है कि सब अच्छा है? क्योंकि उनका राब्ता ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है और उनको लगता है कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है। क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है तो जो बाहर से पैसे भेजता है, अगर वो पहले $200 भेज रहा था तो उसको 20,000 रुपये यहाँ मिल रहे थे, अब 30-35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो उसका तो इन्फ्लेशन मैटर कर रहा है। जो पहले 200 पाउंड भेज रहा था उसको अगर पहले 200 के हिसाब से 40,000 मिल रहे थे तो अब 250 के हिसाब से को 50-55-60 हज़ार मिल रहे हैं। तो उनको तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई है और रुपए की कदर गिरी है। और अफसोस की बात यह है कि खान साहब का सारा राब्ता ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है। पाकिस्तानियों में ना वो पहले कभी रहे हैं, ना पाकिस्तानियों से उनका कोई ख़ास राब्ता है, ना अगला इलेक्शन वो कोई पाकिस्तानियों के वोट पर लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जिनसे उनका राब्ता है वो उनको बताते हैं कि सर बहुत सस्ता है पाकिस्तान, हमारा तो बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। मैं तो पहले भी 250 पाउंड भेजता था तो मेरे घर वाले खुश थे, अब भी 250 पाउंड भेजता हूं तो मेरे घर वाले खुश हैं। मैं पहले भी $250 भेजता था तो घर वाले खुश हैं, अब भी 250। तो महंगाई कहाँ हुई है? तो खान साहब यकीन कर लेते हैं क्योंकि उनका उन्हीं से राब्ता है, उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं का वोट लेना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कोई झूठ नहीं बोल रहे वज़ीर आज़म। असल में वो जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो सब ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, बाहर से इंपोर्टेड लोग हैं जो आकर हुकूमत उनके साथ मिलकर चला रहे हैं। तो वो उनको यही बताते हैं और उनको यही पता है, जब तक वो आम पाकिस्तानियों से अपना राब्ता नहीं बनाएंगे, आम पाकिस्तानी से मिलना जुलना नहीं शुरू करेंगे, उसको शरीक इक़्तिदार नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल रहेंगे, क्योंकि फिर आप भी इंपोर्टेड हुक्मरान ही बन जाते हैं। ठीक है बतूल, आपके ख्याल में इस बयान के बाद क्या अवाम में मायूसी नहीं बढ़ेगी? अच्छा, जो मुजम्मिल साहब ने कहा है मुझे लगता है कि इससे अच्छा आर्ग्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब मेरे या किसी भी और किसी के जवाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि अब देना है तो मैं दूँगी। देखिए, मुझे लगता है कि वो वक्त भी करीब है कि जब ओवरसीज़ भी इनसे राज़ी नहीं रहेंगे। अगर आप F7 विज़िट करें और अगर आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पे जो नए रेस्टोरेंट्स बने उसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है। मेरी वहाँ पे पर्सनल, हम एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे जिसके बाद मुझे पता चला कि वो इतने परेशान हैं कि उन्होंने ये देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की केमिस्ट्री जिस तरह के मुजम्मिल साहब ने भी जिक्र किया, उन्हीं बुनियादों पे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और वो पछता रहे हैं कि किस तरह की तब्दीली थी, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये भी अब खुशफहमी ख़त्म हो जाएगी आने वाले वक्त में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनसे कितने राज़ी हैं। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में कंजप्शन इकॉनमी है, एक ऐसी इकॉनमी है जो जितना कमाता है उसका उतना खर्च हो जाता है। ये मैं अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, बिलो पावर्टी की तो बात ही नहीं आप कर सकते। तो जो बयानात देते हैं इमरान खान साहब वो बगैर होमवर्क के होते हैं। वो पहले भी अपने बयानात में माफ़ी मांग चुके हैं, उनको सियासी कह चुके हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक नॉन सीरियस बयान था। ठीक है जुनैरा, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाली बात की है, आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? वेल देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कंट्रोवर्शियल बना दिया खान साहब ने। वो तो अपनी सेविंग्स इधर भेजते हैं इन अदर वर्ड्स, और इतने एक फैमिली यहाँ की 4-4 फैमिलीज़ का किचन चला रही है। तो हो सकता है वो वक्ती तौर पे खुश हो रहे हों, लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर महंगाई का यही हाल रहा तो ये भी कब तक चलेगा? 400% तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्राइसेस बढ़ी हैं, दवा लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, और वो भी वो वाली जो पाकिस्तान में जिनका रॉ मटेरियल है। तो आई डोंट नो किस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन समझ ही आई है कि सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं। इसी तरह के बयानात जब पावर से बाहर होते हैं तो जरदारी साहब भी देते थे, नवाज शरीफ साहब भी देते थे, तो कोई फ़र्क नहीं है किसी में भी। ठीक है, जनरल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि ये कन्फ्यूजन मेरा ख्याल है कि इंटेंशनली क्रिएट किया। इनके जो साथ इनके लोग होते हैं
वो इनको कोई ना कोई कहानी फीड करते रहते हैं कि इस चीज को काउंटर करने के लिए आप ये बोलें, आप ये कहें। और खान साहब का जो जुनैरा ने बात की वो बड़ी दुरुस्त है, और मेरा ख्याल है कि बतूल ने भी यही कहा, खान साहब ने कभी होमवर्क नहीं किया। बहुत सारी जितनी भी वो बातें करते रहे, जितने बुलंदोबाज दावे उनके इलेक्शन से पहले या बाद में भी, उनमें सब में प्रॉब्लम यही थी कि उनकी फिजिबिलिटी, उनकी रियलिटी, उनके बारे में हर्डल्स क्या हैं, ये कभी भी इन्होंने नहीं किया। मिसाल के तौर पे कल ही जो उन्होंने कहा कि अब मेरे होते हुए ये या पाकिस्तान में ये मावराए अदालत कत्ल नहीं हो सकेगा और ये मजहब के नाम पे कोई यूज नहीं कर सकेगा, लेकिन इस पे उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, इसको रोका कैसे जाएगा? ठीक है, तो ये इशू का है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कमोबेश सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये बयान जो है वो बगैर होमवर्क। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।